जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों सोचिए यूरोप के पास मात्र 6 हफ्ते का जेट फ्यूल बचा हो। क्या संभावना हो सकती है? क्या यूरोप की फ्लाइट्स आने वाले टाइम में कैंसिल होगी, या फिर यूरोप का ट्रेड स्लो हो सकता है, या फिर पूरी यूरोप की इकोनॉमी प्रेशर में आ सकती है? क्योंकि जिस तरीके से अपडेट्स आ रहे हैं यहां पर काफी बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सच में यूरोप एक नए फ्यूल क्राइसिस की तरफ जा रहा है, या फिर इसका भारत के ऊपर भी क्या असर पड़ेगा? इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा हम इसका एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो अपडेट्स आ रहे हैं, जिस तरीके की सुर्खियां चल रही है, यहां अगर आप देखेंगे यूरोप हैज मे बी 6 वीक्स ऑफ जेट फ्यूल लेफ्ट। ये खुद बोला है एनर्जी बॉस ने, मतलब जो बिलोंग करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन से, और किसी ने, छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं बोला है, जो विशेषकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब यूरोप के पास जो अब बचा है, जो एक जेट फ्यूल बचा है, वो मात्र 6 हफ्ते का बचा है। लेकिन इसमें कई सारी संभावनाएं, देखिए इसके एंगल्स की अगर बात करी जाए ना, तो यहां पर यूरोप के कुछ देशों के पास बस 6 वीक का रिजर्व है। अब यहां पर यह एक संभावना निकल सकती है कि फिलहाल जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो मात्र 6 हफ्ते का जेट फ्यूल है। देखिए इसे किसी भी तरीके से आपको क्रूड ऑयल से रिलेट नहीं करना है, क्योंकि क्रूड ऑयल और जेट फ्यूल में बहुत भारी अंतर होता है। लेकिन हां, अगर यूरोप में जेट फ्यूल से संबंधित कोई भी समस्या आती है, हां, तो इकोनॉमी उसकी पूरी प्रेशर में आना बिल्कुल तय है। भारत से क्या रिलेशन होगा वो तो हम देख लेंगे। लेकिन देखिए यूरोप हैज मे बी 6 वीक्स ऑफ जेट फ्यूल लेफ्ट, एनर्जी बॉस फोन, पूरी आपको यही हेडलाइन देखने को मिलेगी। अब आपको पूरा वीडियो विस्तार से मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले, यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का दोस्तों क्यूआर कोड दिया है। अगर आपने अभी भी इसे नहीं ज्वाइन किया है तो याद रखिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर यूपीएससी और एमपीपीएससी से संबंधित डेली करंट अफेयर्स की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड होती है, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकती है। तो इसका जरूर लाभ लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो हाइलाइट्स की, तो ये जो वार्निंग दी गई है ये फतेही बिरोल के द्वारा दी गई है। और फतेही बिरोल की अगर बात की जाए तो वो वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 2015 से। उनका कहना है कि अब जो यूरोप के पास जेट फ्यूल बचा है, एविएशन फ्यूल बचा है, जो प्रॉपर एक रिफाइनरीज के थ्रू यूरोप में डिलीवर होता है, यूरोप में भी कई सारे ऐसे देश है जो इसको बनाने में इनकेपेबल है, वो अभी भी भारत, साउथ कोरिया, चाइना जैसे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि अगर इन्हीं देश के पास सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो फिर ये देश भी यूरोप को कैसे बेचेंगे? क्योंकि यूरोप ऑलरेडी, पूरी की अगर यूरोप की बात की जाए तो 75% वो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पहले वो रशिया से एनर्जी लेता था, लेकिन 2022 में जब से रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ तो उसने अपना ट्रेड रूट वहां डाइवर्सिफाई कर दिया, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे चिंता वाला चोक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और आज वही समस्या बन रहा है, यूरोप को चोक कर रहा है। तो वही बात हुई है, यूरोप में हैव ओनली 6 वीक्स ऑफ जेट फ्यूल, ये बोला है फतेही बिरोल ने। रिस्क ऑफ फ्लाइट डिस्ट्रप्शन, एयरलाइन क्राइसिस। इसलिए जो हेडलाइंस आ रही है ना कि आपकी जो गर्मी की छुट्टी है, समर वेकेशन जो आने वाले हैं, उसमें बहुत सोच समझ कर यूरोप की ट्रिप प्लान करिएगा। और जो खुद यूरोप में अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं समर सीजन में, उनको भी काफी सोच समझ कर यहां पर ट्रिप प्लान करने की एडवाइजरी दी जा रही है कई सारे देशों में। अब देखिएगा ऐसी संभावनाएं बनी क्यों है, क्योंकि यहां पर वही बात आ रही है कि यूरोप अभी भी मिडिल ईस्ट के ऊपर अप्रोक्सीमेट 75% रिलाय करता है। और यहां पर क्रूड ऑयल की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहां पर बात हो रही है जेट फ्यूल इंपोर्ट्स की। अब ये जो जेट फ्यूल इंपोर्ट्स है, Gulf region is one of the biggest suppliers of aviation fuel to the global market, making the Strait of Hormuz especially important. तो आप मसला समझ ही गए होंगे, जब से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखा है तब से ये समस्या यूरोप के लिए भी और ज्यादा बढ़ते जा रही है। अब अगर बात की जाए तो यूरोप ने कोई अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है अपनी नीड को पूरा करने के लिए। और यहां पर सिर्फ यूरोप की प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट तक समाप्त नहीं होती है, यूरोप ऑलरेडी भारत, चाइना, साउथ कोरिया जैसे देशों के ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि यूरोप के पास वो पर्याप्त मात्रा में रिफाइनरीज नहीं है जिसमें वो अपनी जो नीड है उसको पूरा कर सके। वो अभी भी अपनी चीज की रिक्वायरमेंट भारत, चाइना, साउथ कोरिया जैसे देशों से लेता आ रहा है। अब यहां पर ही अगर मान लीजिए सप्लाई क्राइसिस होता है तो फिर वो यूरोप की भी डिमांड कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि देखा जाए अभी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से संबंधित, उसका नाम है एनर्जी सिक्योरिटी। भारत की भी बात की जाए, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी फिलहाल जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो पर्याप्त मात्रा में है, और ऑल थैंक्स टू द जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसके माध्यम से। लेकिन फिर भी आपको भारत में ऐसी न्यूज सुनने नहीं मिलेगी जो फिलहाल यूरोप में है। और वही बात है, यूरोप के लिए तो एक कथन आपने हमेशा ही सुना है जो एस जयशंकर जी ने बोला था
कि जो यूरोप की समस्याएं होती है वो पूरी दुनिया की समस्या होती है, लेकिन जो दुनिया की समस्या होती है वो कभी भी यूरोप की समस्या नहीं होती। इसलिए उन्होंने एक सलाह दी थी कि यूरोप को इस माइंडसेट से अब थोड़ा बढ़ना चाहिए, और यहां पर हो सकता है कि इसके बाद इसको थोड़ी समझ आ जाए। क्राइसिस क्यों हुआ है? सप्लाई डिस्ट्रप्शन, ईरान एक्शंस अफेक्टिंग ऑयल रूट्स, और ट्रिगर जो बताया जा रहा है वो एज यूजुअल यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टेंशन ही बताया जा रहा है, वो ब्लॉकेज बताया जा रहा है जो लंबे समय से ईरान वहां पर कर रहा है। अब देखिए, मूवमेंट को तो बिल्कुल सिरे से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ईरान ने, और आपने देखा होगा भी कुछ भारतीय जहाजों को भी ईरान ने वार्निंग देकर वापस कराया था। वो पूरा क्या मसला है उसके बारे में अपन बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल टेंशन जो है ना वो कम नहीं हुई है, इंटेंसिफाई होती जा रही है। ऑयल शिपमेंट डिले होना भी अपने आप में जो सप्लाई का है, जो सप्लाई चेन है, उसमें एक बड़ा डिस्ट्रप्शन माना जाता है। क्योंकि देखिए, जेट फ्यूल में अगर किसी प्रकार का डिले हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपके देश का ट्रांसपोर्ट डिले हो रहा है, और अगर ट्रांसपोर्ट डिले हो रहा है तो मान के चलिए कि आपका देश जल्द ही इन्फ्लेशन से भी गुजर सकता है। मतलब ट्रांसपोर्ट डिले हो रहा है तो जो ऑलरेडी सप्लाई हो रही है, जो चीजें हैं वो वैसे भी महंगी ही होना तय है, और अगर वो महंगी हो रही है तो फिर वही बात है कि जब कभी भी प्राइसेस बढ़ते हैं अचानक से किसी भी वस्तुओं के, किसी भी सर्विसेज के, तो उसे ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। और ये कंडीशन अब यूरोप में आने वाले टाइम में आ सकती है। यूरोप अनेबल टू रिप्लेस इंपोर्ट्स, और वही है फ्यूल शॉर्टेज रिस्क। अब आप समझ गए होंगे कि यूरोप की समस्या वही है। 2022 के बाद जैसे ही यूरोप ने अपना पूरा रास्ता वापस से मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ा और मिडिल ईस्ट से अपनी रिक्वायरमेंट पूरा चालू करना पड़ा, तब भी वही बात आती है कि यहां पर भी जो यूरोप की डिमांड होती थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके ही वापस से रेड सी से होते हुए और मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप के अन्य देशों में जाती थी। अब यहीं पर अगर ईरान चोक करके रखा है तो फिर सप्लाई पूरी होगी कहां से? और यही समस्या बन चुकी है अब यूरोप की। मतलब ईरान ने सच में पूरी दुनिया की एक ऐसी नस दबा के रखी है जिसमें हर एक देश की, चाहे वो महाद्वीप का भी नाम ले लो आप, यूरोप, हालत खराब होते जा रही है। इससे आप एक प्राइम एग्जांपल निकाल सकते हैं। अब करंट सिचुएशन के हिसाब से बोला भरी जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है। देखिए, जेट फ्यूल स्टॉक है 6 हफ्ते का, लेकिन यहां पर आपको एक मसला समझना होगा कि यहां पर संपूर्ण यूरोप की भी बात नहीं हो रही है, यहां पर सिर्फ कुछ यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है जो अप्रोक्सीमेट 32 है। मतलब अप्रोक्सीमेट 32 कंट्रीज के ऊपर एडवाइसेस और एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए यहां पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी which advises 32 countries on energy supply and security said in its latest monthly report that Europe's fuel stocks could reach a breaking point by the June। अब breaking point by the June का मतलब यह है कि फिलहाल 6 हफ्ते का तो समय है, लेकिन उसके बाद उनको कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव रास्ते तलाशने होंगे। और यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए, ये पूरा मसला क्योंकि अमेरिका का है और नाटो ने क्योंकि अमेरिका का साथ नहीं दिया, तो अमेरिका और नाटो के बीच में तो वैसे तो काफी सारी दरार आ भी चुकी है। अब हो सकता है कि यहां पर अगर अल्टरनेटिव रूट तलाशा भी जाए यूरोप की तरफ से, तो वो वापस से फिर जो अपना रुझान करेगा तो वो रशिया और चाइना की तरफ ही करेगा। तो यहां पर 2 बड़े ऐसे ऑप्शन है जिसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यहां पर आपको यह भी समझना होगा that could happen if European countries fail to replace at least 1/2 of the jet fuel they usually import from the Middle East। Fatih Birol, executive director of the IEA, told AP that flight cancellations could soon become a real possibility if supplies remain blocked। ये फ्लाइट कैंसिलेशन जो है अपने आप में यूरोप का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। और याद रखिएगा, यूरोप अब पैनिक मोड में भी आ चुका है, क्योंकि यहां पर जब बात आती है फ्लाइट कैंसिलेशंस की तो आप समझ सकते हैं स्थिति काफी गंभीर है। इंपैक्ट सीधे तौर पर एयरलाइंस के ऊपर पड़ रहा है। फ्लाइट कैंसिलेशन होगी और जो फ्लाइट चल रही है अगर उनके भी दाम में बढ़ोतरी होती है तो आप समझिएगा यहां पर दिक्कत सीधे तौर पर वहां के नागरिकों के ऊपर जाने वाली है। मतलब कुल मिला के यूरोप का पूरा एविएशन सेक्टर प्रेशर में आ सकता है, इकोनॉमी प्रेशर में आ सकती है, और यह बहुत चिंता वाली बात बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि यहां पर पहली बार हो रहा है। यहां पर याद रखिएगा, अगर हिस्टोरिक ऑयल और एनर्जी क्राइसिस की बात करें 1973-79 में सेम टाइप ऑफ चीज हुई थी पूरे यूरोप में इकोनॉमिकली। 73 में कारण था अरब नेशंस का पूरे वेस्ट में ऑयल को ना भेजना, जिसके कारण एकदम से डिमांड बढ़ी, सप्लाई जा नहीं रही थी। फ्यूल प्राइसेस जो थे वहां पर एकदम से सडन पीक पर चले गए, इन्फ्लेशन जैसी हालत हो गई थी। और यहां पर 79 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन चालू हुआ था, IRGC जब बनना तय हुआ था और ईरान IRGC के पास चला गया था, तब भी ऑयल प्राइसेस डबल हुई थी, इन्फ्लेशन तब भी आया था।
गल्फ वॉर के कारण भी शॉक देखने को मिला था। 2008 में भी हाई डिमांड स्पेकुलेशन हुआ था। देन रशिया यूक्रेन एनर्जी क्राइसिस, यहां पर देखिए, यहां पर 2022 में है, रशिया कट गैस सप्लाई टू द यूरोप। और करंट क्राइसिस की अगर बात की जाए तो देखिए सेम टाइप ऑफ इवेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेंशन के कारण। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो जितने भी यहां पर ऑयल से रिलेटेड क्राइसिस आए हैं उसका कोई एक कारण छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बल्कि हमेशा से या तो मिडिल ईस्ट रहा है या फिर किसी प्रकार का जियो पॉलिटिकल टेंशन। और जब जब जियो पॉलिटिकल टेंशन मिडिल ईस्ट में हुआ है तब तब हमेशा आपको ऑयल की जो प्राइजेस है वो एकदम बूस्ट होते हुए दिखेंगे। तो यही अपने आप में सबसे बड़ा मसला है। आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी मेजर एनर्जी क्राइसिस इज लिंक्ड टू आइदर वॉर, जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चोक पॉइंट्स, जो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में आप सब पढ़ ही रहे हैं। ग्लोबल इंपैक्ट सिंपल सा पढ़ते आ रहे हैं। यहां पर ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहा है, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो रहा है और सारे के सारे जो बचे कुछ क्षेत्र भी थे वहां पर भी यहां पर उनके ऊपर भी प्रभाव चालू हो चुका है। तो यहां पर अगर आप समझेंगे तो फ्यूचर सिनेरियो जो फिलहाल निकल के आ रहे हैं, देखिए फ्यूचर सिनेरियो सिंपल सी बात है कि अगर क्राइसिस रिजॉल्व हो जाता है तो स्टेबिलिटी वापस अपनी मुख्य धारा में आ जाएगी। यहां पर जो कंटिन्यू टेंशन है जिसके कारण सीवियर शॉर्टेज जो था वो भी कम हो जाएगा। और जो वॉर एस्केलेट हो रहा था, वॉर एस्केलेट भी होता है तो फिर जाहिर सी बात है फिर तो कोई चीज बचेगी नहीं, पूरा ग्लोबल ऑयल शॉक हो जाएगा। कोई भी देश इससे बचने नहीं वाला, फिर भले ही उसके पास कितने ही बड़े पेट्रोलियम रिजर्व्स हो। तो यहां पर समस्या यह है कि कोई देश नहीं चाहता कि पूरा वॉर एस्केलेशन हो। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि आज के पूरे इस मसले में आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो एक संभावनाएं बन रही है कि जितने भी ऑयल रूट से एक्चुअल में वही ग्लोबल पावर है, वही क्राइटेरिया सेट करते हैं कि ग्लोबल पावर आने वाले टाइम में क्या बनने वाला है। इसका मतलब यह है कि इस तरह के क्राइसिस अब ये शो करेंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है फिलहाल वो हर एक देश का अपना एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है। आप इसे यूरोप के इस एग्जांपल से ले सकते हैं, फिर भले ही आपको ये लगे कि हमारा भारत फिलहाल कितना सेफ है। तो आप समझ गए होंगे अपने आप में ये मसला तो बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। फिलहाल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपकी भी फ्लाइट्स बुक है तो एक बार जरूर बताइएगा। थोड़ा सोच समझ के अब आपको भी यहां पर सोचना पड़ेगा कि जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, क्योंकि ये वन वे नहीं है, वापस भी आपको आपके देश आना है। फिलहाल आपका जो व्यू है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जय हिंद एवं वंदे मातरम दोस्तों।